हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल के अंदर हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अकाउंट की क्लास नंबर 9 है। इसमें कुछ कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला है कि चाहे आप किसी भी संस्था की अकाउंटिंग करें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो खर्चे होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं और जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हमारे नेट प्रॉफिट को प्रभावित करते हैं। उसके अलावा जो खर्चे हैं उनको कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू नेचर के हैं। रेवेन्यू नेचर का खर्चा वो होता है जो हमारी रेवेन्यू को प्रभावित कर रहा है कि एक महीने में हम कितना आउटपुट जनरेट करते हैं, हमारी रेवेन्यू को प्रभावित करता है। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी रेवेन्यू को डायरेक्ट रूप से प्रभावित नहीं करता लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रभावित करता है। अगर आपका ऑफिस बहुत बड़ा है तो उससे आपकी रेवेन्यू प्रभावित नहीं होती, लेकिन ऑफिस बड़ा है तो लॉन्ग टर्म में आपकी रेवेन्यू प्रभावित होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का लाभ हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे मंथली खर्चों को मीट आउट करने के लिए है। जैसे कि संस्था में 20 वर्कर काम करते हैं तो 20 वर्करों की जो सैलरी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानी जाएगी। मान लो जो उस संस्था का हेड ऑफिस है वो ये कहता है कि हम आपको ऑफिस खोलने के बाद जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका होगा उसके लिए हम ग्रांट दे देंगे। इवन अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसके लिए भी ग्रांट दे देंगे। तो वो संस्था रेवेन्यू के पॉइंट से 20 के 20 एम्प्लाई का खर्चा क्लेम कर सकती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रांट के रूप में, और वहां से आ जाएगी ग्रांट तो हर वर्कर को सैलरी मिल जाएगी। इसी तरह से कई बार क्या होता है कि जो रेंट है, अगर किसी संस्था का जो हेड ऑफिस है वो ये कहे कि मैं आपके रेंट के जो खर्चा है उसकी ग्रांट को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं कि अगर कहो रेंट जो है हमारा मतलब 20,000 रुपये या 15,000 रेंट है, आपकी शॉप का 15,000 रेंट है, तो आप उस शॉप का हेड ऑफिस से 15,000 का क्लेम भी मांग सकते हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे मंथ के अर्निंग को प्रभावित कर रहा है। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म में हमारी संस्था को प्रभावित करता है। डेबिट, डी आर का मतलब होता है डेबिट और सी आर का मतलब होता है क्रेडिट। डेबिट को हम एक प्रकार का लाभ के रूप में समझ सकते हैं और क्रेडिट का मतलब नुकसान। जिस विद्यार्थी ने पिछली क्लास अटेंड की है वही समझ पाएगा इस बात को। फिर है टीडीएस। अब टीडीएस जो है संस्था की असेट है या लायबिलिटी है? अगर संस्था का टीडीएस किसी संस्था ने बैंक ने काटा है तो टीडीएस तो एक असेट बन गई, लेकिन अगर संस्था में बैठे हुए कर्मचारियों ने किसी ने टीडीएस 10 नंबर लिया हुआ है और टीडीएस किसी और का काटा हुआ है तो लायबिलिटी बन गई, जमा कराना पड़ेगा। तो टीडीएस ये डिपेंड करता है कि टीडीएस के बारे में हमें बात क्लियर हो। एज ए अकाउंटेंट हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमें ये बात क्लियर हो कि हमारा जो टीडीएस बैंक ने काटा तो वो टीडीएस हमारी एक असेट के रूप में बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास अधिकार है टीडीएस काटने का और हमने टीडीएस काटा है तो हमारी लायबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को जमा कराएं। इसी तरह से जीएसटी की बात कर लें। अब जीएसटी इनपुट जीएसटी एज ए असेट के रूप में होता है और आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी का मतलब है कि हमने पैसे दिए हैं,
हमने 1 लाख का माल परचेज किया और मान लीजिए हमने 9,000 रुपये टैक्स के दिए, तो 9,000 जो जीएसटी दिया हमने इनपुट जीएसटी, वो असेट बन गया, और जो 3,000 पे हमने जो है लिए वो लायबिलिटी बन गया। तो 9,000 का टैक्स हमने दे दिया अपने परचेज के ऊपर और 3,000 का टैक्स ले लिया, तो 6,000 का जो टैक्स है वो हमारा रिफंड होगा। क्या होगा? रिफंड होगा। तो ये कंसेप्ट एक अकाउंटेंट को समझ आने चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट के रूप में अपनी पहचान बनाएं। तो इनपुट जीएसटी एक असेट है और आउटपुट जीएसटी एक लायबिलिटी है। और इनपुट जीएसटी जो है परचेज पे हम लगाते हैं, देना पड़ता है हमें, और आउटपुट जीएसटी हम लगाते हैं सेल पे। अब सेल पे भी हो सकता है, सर्विस पे भी हो सकता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस एक्ट है। फिर जब कोई व्यक्ति बैंक में अकाउंट खुलवाता है तो उसका अकाउंट एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इनएक्टिव हो जाता है। अगर आप अकाउंट में किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएं और वो ऑपरेट ना करें तो वो इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव अकाउंट का मतलब वो अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। डोरमेंट अकाउंट का मतलब है कि वो अकाउंट जो है अभी चल नहीं रहा, तो उसको रीओपन करना पड़ेगा। एक अकाउंट बंद हो गया और एक ओपन बंद कर दिया, फंक्शनल नहीं है। जिस तरह की अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो 33 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, उसी तरह से एक CPA अकाउंटेंट को IFRS को फॉलो करना जरूरी होता है। ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। CPA मीन्स सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अकाउंट और ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है? अकाउंट में अकाउंटेंट एंट्रियां करता है और जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से एंट्री करता है, लेकिन जिस रूल रेगुलेशन से उसने एंट्री की है उसमें कोई गलती की है तो ऑडिटर चेक करता है, और ऑडिटर ऑथेंटिकेट, एक CA जो होता है एक ऑथेंटिकेट ऑडिटर होता है। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और आपको जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।